गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को देखेंगे। इसमें मैंने पहला चैप्टर जो हमारा है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। आपको पता है कि जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं इससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 66 बीपीएससी जिन्होंने दिया होगा उनको पता है कि इस बार जो 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट कहाँ से पूछे गए थे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से। इसमें 12 से 13 चैप्टर हैं जिसे हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हमारा जो पहला चैप्टर है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया कि जो बिहार की वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्ष 2019-20 में 10.5% थी, यानी कि जो जीएसडीपी होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितनी है 10.5%, जबकि इसी वर्ष में भारत की जो है 4.2% है। ये आप देख सकते हैं, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा बिहार की जो जीएसडीपी है। राज्य के लिए जीएसडीपी और केंद्र के लिए या जीडीपी हो जाता है, बस में स्टेट का ये जो एस लग जाता है। बात करें जीडीपी की तो क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके एक वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य, इसी के आधार पर क्या बनाया जाता है, जीडीपी या जीएसडीपी। इसके अलावा जो क्षेत्रगत दृष्टि के अनुसार जो अर्थव्यवस्था बिहार की प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इसके अनुसार हम तुलना करें तो बिहार की आप देख सकते हैं 3.6% है प्राथमिक क्षेत्र में, जबकि देश की कितनी है 3.9%। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 8.2% है और राष्ट्र की 0.7%। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो 8.5 और 5.5, यानी कि आप देख सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जो राज्य की अर्थव्यवस्था है वह केंद्र से भी अधिक है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिहार की वो केंद्र से कम है। तो आप इसे फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य की सामाजिक आर्थिक विवरण। ये जो अवलोकन वाला चैप्टर है, चैप्टर 1, इसमें क्या किया जाता है, जो पूरे अर्थव्यवस्था होते हैं यानी आर्थिक समीक्षा, उसका एक समीक्षा किया जाता है और पूरे चैप्टर को एक एक करके इसमें बताया भी जाता है। तो इसमें अब ये सामाजिक आर्थिक विवरण की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो कितनी है 10.41 करोड़, जो कि भारत के कुल आबादी का 8.6% है। ये भी फैक्ट है जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इसके अलावा दशकीय वृद्धि जो है बिहार की वो कितनी है 25.1%, जबकि देश की है 17.6%, इससे यानी कि काफ़ी अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है बिहार में और देश की है 382। लेकिन ये फैक्ट आप याद रखिए, जो बिहार में शहरीकरण का जो दर है यानी कि वृद्धि दर कितना है 0.8%, जबकि इसी दौर में जो देश की है वो कितनी है 3.5% लगभग 3.4%। तो आप देख सकते हैं जो शहरीकरण की आबादी ये जो वृद्धि दर है वो कितनी हो रही है 0.8% राज्य में और देश में 3.4%। लिंगानुपात जो है बिहार में 918 है जबकि देश का 943। इसी प्रकार जो बाल लिंगानुपात में उसमें बिहार ने काफ़ी सुधार किया है। इसमें देखिए राष्ट्र का जो है 919 है जबकि राज्य का 935। ये देखिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो हमारे जो 10 जिले हैं वहाँ 1400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वे 10 जिले कौन कौन हैं, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना। ये जो 10 जिले हैं वहाँ जो है जनसंख्या घनत्व 1400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। तो आप इसे फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि कितने जिलों की जो जनसंख्या घनत्व है 1400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो 10। इसमें ये जो आंकड़े हैं आपको सीधे इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं, इसलिए आप
इसमें भ्रमित नहीं हो सकते क्योंकि यह फैक्ट है आपके इकोनॉमिक सर्वे का। तो ये देखिए, इसमें तुलना किया गया है बिहार का और भारत का। देखिए, भारत और बिहार की जनसंख्या विवरणी और प्रशासनिक ढांचा जो कि 1 और 2001 से। तो आप देख सकते हैं जो जनसंख्या है देश की कितनी है 2011 में 121.6 और यहाँ 2011 में 10.41 करोड़ जो है हमारे बिहार की है। इसी प्रकार से आप ग्रामीण और शहरी की भी देख सकते हैं। लिंगानुपात आप देख सकते हैं बिहार में 2001 में कितना था 919 है और 2011 में कम होकर के 918 हो गया, जबकि देश के आप देख सकते हैं 2001 में 933 था और बढ़कर 943 हो गया है। यानी कि लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ फैक्ट याद रख सकते हैं आप कि देश की लिंगानुपात बढ़ी है जबकि राज्य के लिंगानुपात जो है कम हुई है। इसे आप तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाल लिंगानुपात 942 है 2001 में बिहार की बात कर रहा हूँ और घटकर कितनी हुई है 935 और भारत की कितनी थी 927 जो घटकर 919। यानी कि बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो राज्य और देश दोनों में क्या हुए नकारात्मक वृद्धि हुई है, यानी कि ये निगेटिव गया है। तो आप उसे भी याद रखिएगा। दूसरा है घनत्व की बात करें तो 2001 में आप देख सकते हैं बिहार की जो घनत्व थी 880 थी, अब कितनी हो गई 1106। इसी प्रकार से देश में भी 325 और 382 हो गई। यानी कि जैसे क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है इस कारण से घनत्व तो बढ़ेगा ही, ये तो फैक्ट है। इसी प्रकार से शहरीकरण जो प्रतिशत है 2001 में बिहार में कितनी थी 10.5% जो थी शहरी आबादी थी, अब कितनी हो गई 11.3 लगभग 12%। इसके अलावा हम देश की बात करें तो देश में 27.8% शहरी आबादी थी जो कि 2011 में कितनी हो गई 31.2। अभी जो 2022 में जो सर्वे होगा सेंसस उसमें क्या किया जाएगा, ये आंकड़े बदल जाएंगे। आपको इस वर्ष होने थे लेकिन कोविड-19 के कारण 2020 में नहीं हुआ और सरकार अब कह रही है कि वो जो एनपीएस क्या जाते हैं उसके बाद वह सर्वे कराएगी 2022 में। तो फिलहाल अभी हमें यही याद रखना होगा 2011 के जो जनसंख्या आंकड़े हैं उसे। इसके अलावा जो प्रशासनिक ढांचा को देखें तो हमारे जिला जो है बिहार में कितने थे पहले 2001 में 37, 2011 में बढ़कर 38 हो गए हैं। इसी प्रकार से देश की 593 जिला थी और भारत की अब कितनी होगी 640। इसके अलावा विकास खंडों की बात की जाए तो 533 ही अब 534 हो गए। यहाँ राज्य जिला भी बढ़ा और प्रखंड भी बढ़े हैं, जबकि देश में 5463 और 5924 बढ़कर हो गए हैं। शहरों की संख्या राज्य में कितनी है 199, यानी 200 भी शहर नहीं है राज्य में, और पहले कितनी थी 130, जबकि देश में आज 7935 शहर हैं। बिहार में गांवों की जो कुल संख्या है 39,73 है। इसी प्रकार से आप देश में देख सकते हैं 5,97,369। तो ये जो फैक्ट हैं आपको एक एक पढ़ेगा तो आप याद रह जाएगा। फिलहाल प्रश्न के द्वारा हम इसे देखेंगे भी। ये जो फैक्ट है आपने एग्जाम जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा, इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है आपके जो आंकड़े हैं वो एक तो सटीक है और आपके यहाँ से गलत भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है गरीबी का अनुपात। इसमें बिहार और भारत के गरीबी के अनुपात की तुलना की गई है। ये आप देख सकते हैं बिहार की जो संयुक्त गरीबी आबादी है 2011-12 के आंकड़े के अनुसार अब तक जो गरीबी का अनुमान जो है 2016-17 होना चाहिए था अगर 2020-21 का सर्वेक्षण है तब, लेकिन इसमें क्या किया गया अब तक सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिस कारण से ये जो आंकड़े हैं 2011-12 के ही आंकड़े हैं। तो उस समय से काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन हमें फिलहाल जो आंकड़े मिले हैं वो 2011-12 ही मिले इकोनॉमिक सर्वे से, तो उसे ही देखते हैं हम। तो बिहार की जो संयुक्त गरीबी अनुपात है वो कितनी है 20.7 20.7, यानी गरीबी अनुपात बिहार में कितनी है 20.7 और भारत की 15.3।
अगर अलग अलग देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है 21.6 और शहरी क्षेत्र में 12.5, यानी कि शहरों से ज़्यादा गाँव में गरीबी है। और बिहार की कुल कितनी हुई 20.7। इसी प्रकार से भारत की भी ग्रामीण में ज़्यादा गरीबी है और शहरों में कम है। देखिए मासिक प्रति व्यक्ति आय बात की गई, ये भी आंकड़े जो है 2011-12 के ही हैं, अब काफ़ी बदल चुके होंगे। तो बिहार में जो है ग्रामीण कितनी है 778 रुपये और 923 रुपये है ये ग्रामीण जो आय होती है। भारत की 1000 रुपया शहर में और गांव में 816 रुपये। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वो क्या था अस्थिर मूल्य पर, अब क्या है वर्तमान मूल्य पर। वर्तमान मूल्य पर कितना है 61,18,4 यानी 6,11,804 रुपये। और वर्तमान मूल्य पर ये अस्थिर मूल्य हो जाएंगे। यहाँ पे अस्थिर मूल्य हमेशा क्या होता है कम होता है। तो अस्थिर मूल्य पर कितने हैं 4,14,977 रुपये। देखिए वर्तमान मूल्य और अस्थिर मूल्य में अंतर क्या है, इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन जुड़ जाते हैं, यानी कि जो महंगाई मुद्रास्फीति होती है वो इसमें जुड़ी होती है, जबकि अस्थिर मूल्य में उसे घटा दिया जाता है, जिस कारण से जो महंगाई होती है वो इसमें शामिल नहीं होता है और उसके बाद जो आंकड़े सटीक निकलते हैं। इसलिए जो अस्थिर मूल्य होते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो अस्थिर मूल्य पर कितने हैं 4,14,977 रुपये और वर्तमान मूल्य पर 6,11,804। निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो यह कितनी है, ये देखिए हमने सकल पढ़ा और निवल पढ़ा, दोनों में अंतर क्या है देखिए सकल और ये निवल। इसमें क्या होता है मान लीजिए यहाँ जो बिहार है हमसे प्राप्त की बात कर रहे हैं, इसमें यूपी के भी कुछ होंगे, बंगाल के भी कुछ होंगे, झारखंड आदि के लोग भी कुछ होंगे। तो वो जो आए होंगे वो अपने राज्य में भी तो भेजेंगे, उनके परिवार वहाँ भी तो होंगे, तो कुछ आय जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो बचे बिहार में जो कितने मान लीजिए कि अभी जो जीडीपी है जीएसडीपी वो कितनी है 100 रुपये की है। अब इसमें जो है जो बाहरी लोग होंगे वो क्या करेंगे यहाँ से अपने राज्य में 20 रुपये भेज देंगे। अब जो निकलेगा जो एनडीपी निकलेगा नेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं ये कितने हो जाएंगे 80, यानी कि ये निकल गए। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे जो जीएसडीपी होते हैं। तो इस आधार पर जो होता है वर्तमान मूल्यों पर कितना है 5,62,710 रुपये और अस्थिर मूल्यों पर 3,77,276 करोड़ रुपए। ये सभी जो है करोड़ रुपए में है। इसके अलावा जो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्ष 2019-20 में वो कितने हैं 50,735 रुपये। ये प्रति व्यक्ति की बात की जा रही है, वो राज्य की हो गई और ये प्रति व्यक्ति हो गई। तो 50,735 रुपये है। इसमें आप देख सकते हैं, वैसे हमने इस आंकड़े को शुरू में देख लिया था, ये देख सकते हैं ये तुलना किया गया अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में। जो देश की अर्थव्यवस्था 2019-20 में कितनी है 3.9% और बिहार की 3.6%। इसी प्रकार से देश की जो द्वितीयक क्षेत्र में है वो कितनी 0.7% और राज्य की 8.2%। तृतीयक क्षेत्र में 5.5% भारत की और 8.5% कितनी है बिहार की। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार 10.5% और 4.2% देश की है, यह राज्य की या देश की। तो यहाँ पे आप एक जो हमने शुरू में पढ़ा है उससे आप यहाँ पे एक नज़र में आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे तुलना 2012-13, 14-15 यहाँ आदि से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम 2019-20 के फैक्ट को देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ग्राफ में भी आप कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हुई है जबकि बिहार की अप हुई है। तो ये भी आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है। ये जो ग्राफ होते हैं हमें काफ़ी आइडिया देते हैं। तो ये जो रेड लाइन है वो क्या है भारत का सकल घरेलू उत्पाद
और ये बिहार का सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो ब्लू लाइन है 10.5%, 4.2%। तो आपको याद होना चाहिए जो बिहार की अर्थव्यवस्था है GSDP कितनी है 10.5%, इसे आप याद रखिएगा फैक्ट के रूप में, और 4.2% है कितनी देश की। अस्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हमने अभी ऊपर पढ़ लिया था, वही आंकड़े यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं। ये जो अस्थिर मूल्य है यानी कि इसमें आपके इन्फ्लेशन नहीं जुड़े हुए हैं। तो अस्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो देखिए बिहार का कितना है 2019-20 में 34,413 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो भारत की है वो कितनी है 94,954 रुपये। अब तुलना किया जाए भारत और बिहार में, तो बिहार जो उसके तुलना में 36.2% है, यानी कि इसके तुलना में ये जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो अनुमान लगाया गया है। इसमें आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये बिहार की जो ब्लू लाइन वाली है ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है ना। ये भारत की है, हमने अभी देखा अस्थिर मूल्यों पर। अब हम देखते हैं निवल मूल्यों पर। ये देखिए प्रति व्यक्ति निवल मूल्य पर जो राज्य घरेलू उत्पाद है कितनी 31,287 रुपये। ये निवल आपको पता है कि जो नेट होते हैं वो निकाले जाते हैं, क्योंकि कुछ जो आबादी होती है बिहार में या फिर किसी भी राज्य में वो बाहर की भी होती है। तो इस अनुसार अभी हमने अस्थिर मूल्यों पर देखा क्या था 36.2%। अब यहाँ जो है वो कितना 32.9%। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32.9%। इसी प्रकार से अन्य राज्यों की भी बात की गई है, तो 31,287 रुपये। और अभी हमने क्या देखा था, ये आप देखिए 34,413 रुपये। ये अस्थिर मूल्यों पर है, ये कुल GDP की बात करें सकल, और वहाँ क्या है निवल। तो सकल और निवल आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। तो 34,413 रुपये और यहाँ है 31,287 रुपये। 34,413 और 31। तो अब देखते हैं सकल जो होते हैं वो अधिक है और निवल कितने हैं वो कम है बिहार की। इसी प्रकार से आप राज्य की बात करें, लेकिन फिलहाल हम जो बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का ही पढ़ेंगे। इस मामले में जो हरियाणा है वो काफ़ी आगे है, वहाँ जो है 1,80,026 रुपये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जो सकल राज्य उत्पाद होते हैं वो नेट के मामले में, यानी निवल। ये जो हरियाणा है सबसे अधिक है। देखिए अब हम क्षेत्रगत विकास दर की बात करें तो कृषि, वानिकी और मत्स्य में वर्ष 2019 में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। यह आपके लिए पूरा फैक्ट है कि जो कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इसे हम अभी देखेंगे ग्राफ से और बॉक्स में भी देखेंगे। लेकिन पशुधन क्षेत्र में लगभग 8% की वृद्धि हुई। यह हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये जो 8% वृद्धि है ये इसे पूरा भी करती है। इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 2017-18 में 4.8%, जबकि 2016-17 में 14.3% था। इसमें जो है विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अनुपयोगी सेवाओं में 20% की वृद्धि की गई है, 20.3% की। ये आप देख सकते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो अर्थव्यवस्था में शुरू में पढ़ा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसी के आधार पर ये प्राथमिक क्षेत्र की बात की रही है। तो यहाँ पर 2017 की बात की है, 18 और 19, और ये 19-20 की बात की गई है। सो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो 2019-20 में है 0, यानी कि कोई भी वृद्धि नहीं है। यानी कि अगर पूरे की बात करें तो आपको तो पता है, मैंने शुरू में बताया आपको 3.6% है, ये आपके लिए फैक्ट हो गया। लेकिन ये जो कृषि वानिकी क्षेत्र है इसमें आप देख सकते हैं कोई भी वृद्धि नहीं है, यानी कि 0 वृद्धि हुई है। इसके अलावा जैसे कि बताया पशुधन क्षेत्र में, इसमें देख सकते हैं आप 9.1% वृद्धि हुई है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि लगभग 8% से भी अधिक हुई है ना।
तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसी में दिया गया 9% पता नहीं इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे गलत क्यों दिए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 9.1%। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मत्स्य क्षेत्र में 6.5%, यानी कि इसके बाद किस में हो रहा है, मत्स्य क्षेत्र में। ये आपके 2019-20 के त्वरित अनुमान है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 8.2% है, आपको पता है। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में, तो आप देख सकते हैं 20.3% वृद्धि हुई है। और निर्माण क्षेत्रों में 11.4। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं और निर्माण। तो इसमें टोटल जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है, 8.2%। और क्षेत्रगत देखा जाए तो इसमें अलग अलग से, तो सबसे अधिक आपके विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं में, और इसके बाद आपके निर्माण सेवाओं में, और अंत में विनिर्माण। जबकि होना चाहिए विनिर्माण जितना अधिक होगा रोजगार उतने उत्पन्न होंगे। अब थर्ड क्षेत्र की बात है, यानी कि तृतीयक, इसको आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 8.5% हुए हैं वृद्धि, और बाकी आप देख सकते हैं इसमें सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है 30.1 है, वो कहाँ हुई है, वायु परिवहन में। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो 15.2% की वृद्धि हुई कहाँ, पथ परिवहन में। आपको भी पता है सड़कों का हाल कितना सुधर गया बिहार में, तो इस कारण से आप देख सकते हैं जो पथ परिवहन का उसमें काफ़ी विकास किया गया है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे हैं, फिलहाल आप इसे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वायु परिवहन, उसके बाद पथ परिवहन में, तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है सकल, जो समग्र सकल राजकीय मूल्यवर्धन। अभी हमने पढ़ा था क्या, GSDP या GDP, GSDP, लेकिन यहाँ पे GSV यानी कि G भी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में इसमें लगातार गिरावट आई है, जो 2013-14 में कितनी थी, 23.4% से गिर करके ये कितनी हो गई वर्ष 2019-20 में 19.5% हो गई है। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें मामूली वृद्धि हुई, 19.3 से बढ़कर 20.3, यानी कि मात्र 1% की वृद्धि हुई है द्वितीय क्षेत्र में। और हालांकि तृतीय क्षेत्र में 57.3% से बढ़कर 60.2% हो गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं अस्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर जो GVA है। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक जो अस्थिर मूल्य है उसमें, आप इसमें वर्तमान मूल्य में भी देख सकते हैं सर्वाधिक है। ये जो GVA है और GDP का अंतर देखते हैं। देखिए GVA से किसी इकोनॉमी में होने वाले कुल आउटपुट, कितने कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। यह बताता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। हम GDP में क्या पढ़ते हैं कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है। इसमें क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट होते हैं और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद जो, यानी कि कोई भी कंपनी उत्पादन कर रही है तो उनके जो कॉस्ट होते हैं और जो कच्चे माल का दाम होता है उसे निकालने के बाद कितना कॉस्ट हो रहा है वो इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि GDP जो है वो मांग के आधार पर होता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था कितनी मांग हो रही है, लेकिन ये जो है सप्लाई यानी कि जो उत्पादन कर रहा है उसके तहत से इस आंकड़े को निकाला जाता है। देखिए नेशनल अकाउंटिंग नज़रिए देखें तो मैक्रो लेवल पर GDP में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वो क्या है, GVA। यानी कि जो मैक्रो लेवल पर मान लीजिए कोई उत्पादन कर रही कंपनी, मान लीजिए A नाम की कंपनी वो उत्पादन करे, तो इसमें सब्सिडी और टैक्स जो दिया जाता है उसको आप निकाल दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, तो क्या निकला वो GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहाँ नेक्स्ट है कि GDP कंज्यूमर के नज़रिए से आर्थिक उत्पादन के बारे में बताता है, यानी कि जो उपभोक्ता हैं उसके आधार पर। इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था की सकल निवेश, सरकारी खर्च,
नेट फॉरेन ट्रेड आदि शामिल होते हैं किसमें, जीडीपी में। लेकिन देखिए जीबीए से प्रोड्यूसर यानी कि सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है, जबकि जीडीपी में डिमांड या कंज्यूमर साइड की तस्वीर देखी जाती है। यानी कि आप अंतर समझ गए। ये जो जीडीपी है और जीबीए, इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई होता है ये डिमांड के आधार पर, यानी कि मांग कितना है उसके आधार पर जो अंतिम मूल्य तय किया गया है उसके। लेकिन जीबीए में क्या होता है कि जो अपने यानी कोस्ट जो लग रहा है उत्पादन में वो तय होता है। तो इसके आधार पर माइक्रो स्तर पर क्या होता है ये पता चलता है कि इस अर्थव्यवस्था में कितनी ज़रूरत है, किस क्षेत्र को ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जीबीए से मिलने वाले क्षेत्रवार ग्रोथ से नीति निर्माताओं को यह फैसला करने में आसानी होती है कि किस सेक्टर को इंसेंटिव वाले राहत पैकेज की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अगर जीडीपी है, ये जो जीडीपी की बात करें तो इसमें आपने सब्सिडी दे दिया है, तो इसमें तो सबको अपने मान लीजिए कि ये है कोई ए नाम की कंपनी, ये बी नाम की कंपनी, सी नाम की कंपनी, अब सबको आपने 10-10 रुपये सब्सिडी दे दी है ना। तो इससे 10 रुपये तो इन्होंने उत्पादन कर लिया, तो इससे आपको पता नहीं चलता है किनको 10 रुपये की ज़रूरत थी, किनको 12 रुपये, किनको 8 रुपये की ज़रूरत थी। आपने टोटल कितने खर्च किए, 30 रुपये, लेकिन सबको आपने 10-10 रुपये बांट दिए। हो सकती है किसी को 15 की ज़रूरत थी, किसी को 5 की ज़रूरत थी, किसी को 10 की ज़रूरत थी ना। तो ये सब देखने के बाद आप करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये जीबीए को निकाला जाता है। इसमें पता चलता है कि किसे वास्तविक में क्या ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें देख सब्सिडी और जो टैक्स है उसे शामिल नहीं किया जाता है। इसी से पता चलता है कि उसे कितनी की ज़रूरत थी। देखिए जीबीए से हर सेक्टर के उत्पादन आंकड़ों की अलग तस्वीर मिलती है। इससे नीति निर्माताओं को यह जानने में मदद मिलती है कि क्या किसी सेक्टर को इंसेंटिव की ज़रूरत है। लेकिन जीडीपी का जो आंकड़ा तब अहम साबित हो जाता है जब देश की तुलना किसी दूसरे देश से करनी होती है। यानी कि अगर राज्य की बात की जाए, यानी कि देश के आंतरिक भाग की बात की जाए, तो इसमें जीबीए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आंतरिक भाग की है। लेकिन जैसे हम तुलना करते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ये यूएस है, तो उसमें क्या होता है आपको जीडीपी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वहाँ जीबीए नहीं है और यहाँ पे हम अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या फिर यहाँ पे जो समाजवादी होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसे हम निकालते हैं। लेकिन जीडीपी तो होते पूरे देश के लिए, तो इसलिए जीडीपी और जीबीए दोनों को जो बजट में या फिर इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे जीडीपी और जीबीए में क्या अंतर है। हम जिलावार जो विषमता है उसे देखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं जो बिहार के, ये पहले पे देखिए ऊपर क्या है मापदंड किस आधार पे है, तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लघु बचत और प्रति व्यक्ति आय के रूप में। हम यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि ये जो फैक्ट है ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, लेकिन हमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें जो टॉप जिले आ जाते हैं जो बिहार के वो कौन है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। जबकि पिछड़े हैं, सबसे पिछड़े शिवहर, अररिया और किशनगंज। आपकी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो सर्वाधिक टॉप जिले कौन कौन है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, और पिछड़े में शिवहर, अररिया और किशनगंज। अब पेट्रोल के आधार पर हम बात करें तो सर्वाधिक पेट्रोल के आधार पर जो टॉप जिले आते हैं वो है पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आप देख सकते हैं जो पटना पेट्रोल, डीजल और प्रति व्यक्ति में, इसके अलावा लघु बचत में भी आगे है। लेकिन आप देख सकते हैं एलपीजी के मामले में सबसे अधिक कौन है, मुजफ्फरपुर है, उसके बाद आपके पटना आते हैं। इसी प्रकार पेट्रोल के आधार पर लखीसराय सबसे पीछे है और शिवहर जो प्रति व्यक्ति आय के रूप में सबसे पीछे है। तो आप इसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट है प्रति व्यक्ति आय के रूप में। आपको बता दिया ये जो यहाँ पे हैं कुछ आंकड़े फैक्ट के रूप में। बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले आपको बताया कि पटना, बेगूसराय, मुंगेर है। यहाँ पे कुछ उनके जो रुपये हैं उसके आधार पर 1,12,604 रुपये हैं, ये जो प्रति व्यक्ति आय है। बेगूसराय का 45,540 रुपये और मुंगेर का 37,385 रुपये। इसी प्रकार से आप शिवहर, अररिया और किशनगंज की भी देख सकते हैं। एक और है पटना शहर के मुकाबले जो शिवहर है, यहाँ पर फैक्ट है उसका, जो शिवहर है वो 6 गुना अधिक अमीर है। ये जो पटना शहर है वो शिवहर के मुकाबले कितना 6 गुना अधिक समृद्ध जिला है।
अब हम देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ACSO को द्वारा निकाला जाता है। ये देखिए CSO द्वारा जो आधार वर्ष है 2011-12 उसके अनुसार थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निकाला जाता है। ये जो थोक मूल्य सूचकांक होते हैं वो किसके लिए होते हैं? केंद्र सरकार के लिए, ना कि राज्यों के लिए। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होते हैं वो जो होते हैं राज्यों के लिए भी बनाए जाते हैं। राज्यों में यहाँ तक कि ग्रामीण और शहरी आबादी के आधार पर भी इसे बनाया जाता है। किसके द्वारा? CSO के द्वारा। तो इसमें बात किया गया है कि जो है आप देख सकते हैं इसमें सारे राज्यों की बात की, मैंने यहाँ पर सिर्फ बिहार की बात की। यहाँ पे जो बिहार की है संयुक्त रूप से आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति को शामिल करते हुए 9.8% है। ये जो आंकड़े हैं आपके महीने में हर बार आते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं आ जाते हैं। ये देखिए आप नवंबर 2019 ये बात की जा रही है 2019 और 20 की। तो ग्रामीण आबादी में जो मुद्रास्फीति दर है कितनी? 9.36% है, शहर में 12.25 और संयुक्त रूप से देखा जाए तो 9.80% है। ये नवंबर 2019 और नवंबर 2020 की जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसकी तुलना की गई यहाँ पे। तो हम संयुक्त रूप से आप याद रखिएगा जो इस 20 कितने हुई अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति 9.80%। ये तो फैक्ट है। बिहार में जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है मुद्रास्फीति, यानी कि राष्ट्र में जो औसत है किसकी? महंगाई की, मुद्रास्फीति के, उससे काफ़ी अधिक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इसको जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली को हम संयुक्त रूप से जब सारे चैप्टर पढ़ा लेंगे उसको एक साथ इंक्लूड करके देंगे। ऐसा इसलिए ताकि जो प्रश्नावली है वो हमारे एक बार तो रिवीजन भी हो जाए साथ में और प्रश्न भी हमारा बने। इसका PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।